नमस्कार। आज हम उन स्रोतों को खंगाल रहे हैं जो बताते हैं कि कैसे अंग्रेज जो सिर्फ व्यापारी बनकर भारत आए थे, वो यहाँ के शासक बन बैठे। जी। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं ब्रिटिश आगमन और भारत में शासन पर, और मकसद है ये समझना कि ये सब हुआ कैसे। ये काफी दिलचस्प है ना कि 1600 में जब क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया तो इरादा सिर्फ व्यापार था। बिल्कुल, सिर्फ व्यापार, राज करने का तो सवाल ही नहीं था तब। और उस वक्त यहाँ मुगलों का शासन था। हाँ, मुगल साम्राज्य का दबदबा था। तो शुरुआत भी देखिए वैसी ही हुई। स्रोत बताते हैं कि 1617 में जाके जहांगीर से इजाजत मिली सूरत में पहली फैक्ट्री के लिए। जी, सूरत में। फैक्ट्री मतलब वो व्यापार का केंद्र। हाँ। एक तरह से कोठी। अच्छा। फिर सूरत के बाद मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता धीरे धीरे फैले। हाँ, फैलते गए। क्या चीजें थी मुख्य जिनका व्यापार करने आए थे लोग? देखिए, मुख्य रूप से तो कपड़ा था, मसाले थे, चाय, नील, इन चीजों की यूरोप में बहुत मांग थी और भारत इनके लिए मशहूर था। तो शुरू में तो कंपनी का पूरा ध्यान इसी पर था, लेकिन फिर बात बदलनी शुरू हुई। कहाँ से? मेरा मतलब है, एक व्यापार करने वाली कंपनी अपनी फौज क्यों बनाने लगी? ये थोड़ा चौंकाता है। हाँ, ये अहम सवाल है। क्या ये प्लान था या हालात ऐसे बने? शायद दोनों बातें थी। अच्छा। हाँ, देखिए, अपने जहाजों की माल की सुरक्षा के लिए गार्ड्स तो रखे उन्होंने। वो धीरे धीरे छोटी मोटी सेना बन गए। पर उससे भी ज्यादा जरूरी था कि कंपनी ने यहाँ की मतलब भारत की राजनैतिक स्थिति को समझा। क्या समझा उन्होंने? उन्होंने देखा कि मुगल शासक अब उतने ताकतवर नहीं रहे। हाँ, वो कमजोर हो रहे थे। जी, और जो स्थानीय शासक थे वो आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे, उनमें एकता नहीं थी। तो इन्होंने उस फूट का फायदा उठाया। बिल्कुल, खूब फायदा उठाया। कंपनी एक ऑर्गेनाइज बॉडी थी, वो दूर की सोच सकती थी। अच्छा। और यहाँ रियासतें अक्सर आपस के झगड़ों में उलझी रहती थी। तो कंपनी ने इसी चीज का फायदा उठाया, कभी एक का साथ दिया, कभी दूसरे का। मतलब कूटनीति से। कूटनीति, और जहां जरूरत पड़ी वहां अपनी सेना का भी इस्तेमाल किया। और इसी में फिर वो प्लासी की लड़ाई आती है, 1757 वाली। वो तो बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। प्लासी वाकई एक मील का पत्थर था, बहुत बड़ा। सिराजुद्दौला की हार सिर्फ मैदान में नहीं हुई थी। मतलब उसमें कंपनी की चालें थीं और नवाब के अपने ही लोग जैसे मीर जाफर। हाँ, मीर जाफर का धोखा। जी, उसका धोखा शामिल था। इस जीत से क्या हुआ कि बंगाल जैसा अमीर सूबा, उस पर कंपनी का एक तरह से कब्जा हो गया। पैसे आए उनके पास। बहुत पैसा आया, और फिर उनकी राजनीतिक इच्छाएं भी बढ़ने लगी। तो लड़ाई, डिप्लोमेसी, धोखा सब इस्तेमाल किया। एक और चीज का जिक्र है स्रोतों में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये क्या था? विलय नीति। हाँ। विलय नीति, ये लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे। ये बड़ी विवादित पॉलिसी थी। इसके हिसाब से अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है, मतलब सगा वारिस नहीं है जी, तो वो गोद लिए बेटे को राजा नहीं बना सकते अंग्रेजों की मर्जी के बिना, और वो रियासत कंपनी के राज में मिला ली जाएगी। अरे, तो कई रियासतें ऐसी चली गईं? हाँ, सतारा, झांसी, नागपुर, कई रियासतें इसी नीति से हड़प ली गईं। इससे राजाओं में बहुत गुस्सा और डर फैल गया। समझ में आ रहा है। तो मतलब धीरे धीरे एक एक करके उन्होंने अपना जाल फैलाया, और मुगलों का कमजोर होना और भारतीय राजाओं में एकता ना होना, इसने उनका काम आसान कर दिया। निश्चित रूप से। अगर सब मिलकर सामना करते तो शायद, खैर, 19वीं सदी आते आते तो भारत का बहुत बड़ा हिस्सा कंपनी के कंट्रोल में आ गया था। लेकिन ये जो कंपनी का शासन था, ये भारतीयों के लिए कैसा था? क्या बताते हैं स्रोत? स्रोत बताते हैं कि यह बहुत कठोर था और शोषण वाला था। किस तरह का शोषण? कुछ खास बातें पता चलती हैं? हर तरह का। किसानों पर लगान का बोझ बहुत ज्यादा था। एक दस्तावेज इशारा करता है कि लगान इतना था कि किसान जमीन छोड़कर भाग रहे थे। बाप रे। जो भारत के पारंपरिक उद्योग थी, जैसे कपड़ा उद्योग, उसे तबाह कर दिया गया ताकि ब्रिटेन का बना माल बिक सके। अच्छा। कारीगर, बुनकर सब बेरोजगार हो गए। उनकी हालत बहुत खराब हो गई। और तो और कंपनी ने लोगों के धर्म और रीति रिवाजों में भी दखल देना शुरू कर दिया। तो ये जो गुस्सा बढ़ रहा था, इसी का नतीजा था 1857 की क्रांति। बिल्कुल। 1857 का जो विद्रोह हुआ, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, वो इसी दमन, आर्थिक शोषण और सामाजिक दखलंदाजी के खिलाफ एक तरह का विस्फोट था। पर वो विद्रोह तो पूरी तरह सफल नहीं हुआ। सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया।
उन्हें समझ आ गया कि एक ट्रेडिंग कंपनी इतने बड़े देश को ठीक से संभाल नहीं सकती, या संभालना नहीं चाहती शायद। हाँ, या ये कहें कि उनका लालच और मैनेजमेंट ठीक नहीं था, जो खतरनाक साबित हो रहा था। इसीलिए 1858 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी का शासन खत्म कर दिया और भारत सीधे क्राउन के अंडर आ गया। जी, सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी बनी। यहीं से ब्रिटिश राज शुरू हुआ। ब्रिटिश राज में कुछ विकास की भी बात होती है, जैसे रेलवे, डाक तार, शिक्षा। हाँ, ये चीजें आईं, लेकिन इनका मकसद समझना जरूरी है। क्या मकसद था? रेलवे इसलिए बनी ताकि पोर्ट तक कच्चा माल पहुंचे और ब्रिटेन का बना सामान देश के अंदर तक जाए। अच्छा, व्यापार के लिए। व्यापार और सेना को जल्दी कहीं भी भेजने के लिए। डाक तार से प्रशासन पर कंट्रोल मजबूत हुआ। शिक्षा भी इसलिए दी ताकि सस्ते क्लर्क मिल सकें सरकार चलाने के लिए। ऊंचे पद तो भारतीयों को मिलते नहीं थे। मतलब अपने ही देश में दूसरे दर्जे के नागरिक। बिल्कुल, यही स्थिति थी। तो ये लगभग 200 साल की कहानी है, व्यापारी से शासक बनने तक की, और इसने भारत को पूरी तरह बदल दिया, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, हर तरह से। जी हाँ, और इसके असर आज़ादी के इतने साल बाद भी दिखते हैं। ये सब खत्म हुआ 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ। उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाए। हाँ। सोचिए, अगर ये बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू से ही सिर्फ भारत की ज़रूरतों और फायदे को ध्यान में रखकर बनाए जाते, तो आज भारत के विकास की तस्वीर शायद कितनी अलग होती।